बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात ने 800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स को जब्त कर लिया है। ड्रग्स के साथ एटीएस की टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने भिवंडी के फ्लैट से 792 किलो लिक्विड एमडी को जब्त किया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है मार्केट में 800 करोड़ रुपए। एटीएस ने पिछले महीने 18 जुलाई को सूरत में एक ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया था। एटीएस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आने वाले भिवंडी में भी एमडी ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है। एटीएस ने वहां पर फ्लैट में रेड की और 800 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ एमडीए बना रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। तो 792 किलो लिक्विड एमडी बरामद की गई है। गुजरात एटीएस ने भिवंडी के एक फ्लैट में रेड करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बताई जा रही है 800 करोड़ रुपए। घर पे जो सीजर की कार्रवाई हुई उसमें लगभग 792 लीटर लिक्विड एमडी हमें वहां से सीज हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 800 करोड़ होती है। ये जो दोनों आरोपी हैं, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल, ये दोनों ब्रदर हैं। मोहम्मद यूनुस पहले स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। दुबई से ज़्यादातर ये गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग यहाँ करते थे। पिछले महीने 18 तारीख को सूरत में एक गुजरात एटीएस ने एक रेड की थी, जिसके अंदर 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था। 4 किलो प्रीपेड एमडी और 31 किलो लिक्विड एमडी वहाँ से सीजर हुआ था। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए थे, उन लोगों का जो मटेरियल है वो कहाँ से लाते थे, किसको बेचते थे और फैक्ट्री लगाने के लिए उनको किसने हेल्प की थी। जब इस बारे में डिटेल्ड उनका इंट्रोगेशन किया गया तो इस केस में 2 दूसरे आरोपियों का नाम भी खुला था, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल है। ये दोनों बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं। इन दोनों आरोपियों के साथ में मिलकर ही उन्होंने सूरत का भी प्लांट लगाया था। इस प्लांट के ऊपर जब आगे वर्कआउट किया गया तो जानने को मिला कि ये दोनों जो आरोपी हैं, जो सुनील यादव के साथ जुड़े हुए थे, ये दोनों आरोपी भिवंडी में भी एक प्लांट लगा रहे हैं। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन एटीएस के डीवाईएसपी श्री अशल चौधरी को मिली। गुजरात के आणंद में एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 7 टीमें मौके पर पहुंची और आग को काबू करने की कोशिशें की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी आग में झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये फैक्ट्री पिछले कई सालों से बंद है। यहाँ गोपालपुरा के पास में सत्यजीत पैकेजिंग में आग लगी है, ऐसा मेरे को फायर ब्रिगेड में कॉल आया था। तो आणंद फायर ब्रिगेड तात्कालिक दौरान फायर फाइटर लेके आए थे यहाँ पर, और आग ज़्यादा थी इसलिए दूसरा फायर ब्रिगेड मंगवाए तथा और भी कंट्रोल नहीं हो सकती थी, इसलिए दूसरे विद्यानगर फायर ब्रिगेड में से 2 फायर फाइटर मंगवाए, तो करमशद फायर ब्रिगेड में से मंगवाए, बोरसद में से मंगवाए। सब फायर फाइटर आकर यहाँ कर पानी का मारा लगा के आग बुझा रहे हैं। हाँ, आग बुझाते अंदर बुझाते थे तब उस अंदर से कोई केमिकल का वो क्या कार्बा जो फटा, इससे हमारा 4 फायरमैन अभी इंजर हुए हैं। इसको अभी तात्कालिक दौरान के करमसद हॉस्पिटल में दाखिल किया। फायर सेफ्टी का तो सुविधा नहीं है कि पानी भरने के लिए भी हम अमूल चॉकलेट प्लांट में जाते हैं, वहाँ से भर लाते हैं पानी का। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश करने वाली है, जिसकी वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम होने की बात कही जा रही है। दरअसल देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर कई जगह विवाद जारी है। ऐसा ही एक विवाद है सूरत में। यहाँ वक्फ बोर्ड की इमारत में सूरत महानगर पालिका का दफ्तर चल रहा है। गुजरात हाई कोर्ट इस इमारत को वक्फ की संपत्ति घोषित कर चुका है। बावजूद इसके यहाँ सूरत महानगर पालिका का दफ्तर चल रहा है। सूरत शहर के मुगली सराय इलाके में खड़ी इस खूबसूरत इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा ने बनवाया था। 1644 में जब ये इमारत बनी थी तब एक मुसाफिर खाना हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें सूरत महानगर पालिका का दफ्तर चलता है। यह है सूरत के रहने वाले अब्दुल बदूद अहमद मियां जारुल्लाह, जो वक्फ बोर्ड की जमीन वापस पाने के लिए सूरत महानगर पालिका के खिलाफ पिछले 40 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पास इस प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें शाहजहां और जहां आरा से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल का भी जिक्र है। शाहजहां की बेटी थी, उसका नाम था जहां आरा, और जहां आरा के पास सूरत की जागीर थी, और उसका एक ख़ास आदमी था, सिपह सालार था, उसका नाम था
इसहाक बेग यजदी, और उसको हकीकत खान इल्काब से नवाजा था। उसको जहाँ आरा ने कहा कि सूरत के अंदर उस ज़माने में सूरत से हज के लिए लोग जाते थे, यानी सूरत एक बंदर था, बहुत बड़ा बंदर था। बाहर से फॉरेन से भी जब आते थे, अंग्रेज़ भी यहाँ आए सबसे पहले, फ्रेंच भी यहाँ आए, पोर्टुगीज़ भी यहाँ आए, वलंदा भी यहाँ आए, सब यहाँ ही आते थे। और सूरत में यहाँ आते तो उसने कहा कि यहाँ पर एक मुसाफिर खाना, कारवान सराय, उसको यहाँ बनाना चाहिए। तो उसने यहाँ पर ये कारवान सराय बनाई थी। अब सवाल यह है कि इस मुसाफिर खाने में सूरत महानगर पालिका का दफ्तर कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे ये पूरी बिल्डिंग मुसाफिर खाना से सूरत महानगर पालिका के दफ्तर में तब्दील हो गई। अब्दुल वदूद अहमद मियां ने इन सवालों का भी जवाब दिया। तो उस ज़माने में यहाँ से जो सूरत के करता धरता बड़े लोग थे, उनसे इजाज़त लेकर फिर यहाँ पर 2 कमरे में 1 अप्रैल 1868 को यहाँ पर सूरत म्यूनसिपलिटी की ऑफिस यहाँ पर आई थी। और उसके बाद 1868 के बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी इमारत के ऊपर कब्जा कर लिया। गुजरात हाई कोर्ट इस इमारत को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है। हालांकि अभी भी यहाँ पर सूरत महानगर पालिका का दफ्तर चल रहा है। सूरत महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है, लिहाजा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया और वक्फ बोर्ड ने यहाँ इनको नोटिस भेज दी कॉर्पोरेशन को, और कॉर्पोरेशन को नोटिस भेज के कहा गया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन वो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्हीं को वो नोटिस के कुछ दिनों बाद ही हटा दिया गया और वो केस कॉर्पोरेशन ट्रिब्यूनल में गई और ट्रिब्यूनल में अभी कॉर्पोरेशन की फेवर में चुकादा आया है। पर दुख इस बात का है कि ट्रिब्यूनल के बाद जो हाई कोर्ट में गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए, लेकिन गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है मोहसिन लोखंडवाला जी, अभी हाल में वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। वो किसी नेता के दबाव में आकर आज तक हाई कोर्ट में ये वक्फ प्रॉपर्टी के लिए अपील तक नहीं करने गए, वो बहुत दुखद बात है। 40 साल के संघर्ष के बाद अब्दुल वदूद अहमद मियां को कामयाबी तो मिल गई, लेकिन अब यहाँ से सूरत महानगर पालिका के दफ्तर को हटाना एक नई चुनौती है। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना कि किस तरह से मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी का जो यहाँ प्रॉपर्टी जो उन्होंने बनाई थी सूरत में, जिसे मुगली सराय कहा जाता है, जहाँ पर पहले अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रुका करते थे, मुसाफिर खाना था, हज यात्रा के लिए लोग जाते थे तो यहाँ पर ठहरते थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसे जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया और महानगर पालिका 2 कमरे से शुरू हुई थी और ये प्रॉपर्टी उसके बाद महानगर पालिका के पूरे कब्जे में आ चुकी है। आप जो हमसे बात कर रहे थे अब्दुल वदूद अहमद मियां जहरुल्लाह, जो करीबन 40 से 44 साल तक कानूनी लड़ाई लड़े, वक्फ बोर्ड में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए और अंत थे उनको जीत हासिल मिली। हुई साबित हुआ कि जो प्रॉपर्टी मुगल सराय इलाके में है सूरत के, वो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात के सूरत में लाजपोर सेंट्रल जेल मिसाल बन चुकी है। इस जेल में कैदियों के लिए खास सुविधा की शुरुआत हुई है ताकि ये यहाँ से निकलकर जाने वाले जो कैदी हैं वो अच्छे इंसान बन पाएं। वैसे भी जेलों का मतलब है सिर्फ कैदियों को रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना। कानों में हेडफोन लगे हैं और सामने माइक रखे हैं, बगल में पुलिस जवान भी हैं। आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन सी जगह है, तो हम आपको बता दें कि ये जेल की तस्वीरें हैं जहां एक अनोखा रेडियो स्टेशन बनाया गया है। श्रवण भाई के इस आर्टिकल के साथ अपने जज्बातों को जोड़े, जैसे हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं। हम जानते हैं कि हम एक अलग परिवेश में, एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन विचारों को उत्तम रखें। दरअसल लाजपोर सेंट्रल जेल में कैदी और जेल प्रशासन मिलकर इस रेडियो स्टेशन को चला रहे हैं। इसका नाम रेडियो प्रिजन लाजपोर लाइव रखा गया है। विद धनुष पड़वी, दिस इज निशांत व्यास साइनिंग ऑफ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो प्रिजन लाजपोर लाइव। इस रेडियो स्टेशन के जरिए कैदियों का न सिर्फ मनोरंजन होता है, बल्कि उन्हें किसी भी तरह की मदद या सूचना देनी हो तो वो भी पहुंचाई जाती है। इस रेडियो स्टेशन में कैदियों की ओर से लिखी गई अच्छी बातों को भी रेडियो के जरिए सभी कैदियों को सुनाया जाता है। आरजे नहीं है, आरजे होना बाहर एक ख्वाब था जो वैसे जेल में किसी के पूरे होते नहीं है। मेरा ख्वाब यहाँ आगे पूरा हुआ है। हम मनोरंजन के लिए स्पेशली 2 चीजें, एक तो हिंदी गाने बजाते हैं सर, उनकी फरमाइशें भी जहाँ तक हो सके शामिल करने का प्रयास करते हैं जो बंदीवानों के द्वारा दी जाती है। और
हमारे ज़्यादातर बंदीवान गाने बैठ के सुनते हैं, सुकून से सुनते हैं, हमको उनका रिव्यू भी मिलता है। इसके अलावा रेडियो से हम 2 प्रोग्राम किया करते हैं। एक ये आज का दिन खास करके होता है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलर डेज़ का सेलिब्रेशन होता है। जैसे लास्ट वीक पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन यहाँ से किया गया था, अभी फ्रेंडशिप डे का। तो उनके बारे में बंदीवानों को बताया जाता है गानों के साथ। तो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ वो उन दिनों के बारे में जानते हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि उसे इन कैदियों की मानसिकता को सुधारने के लिए यह तरकीब सूझी। लिहाजा जेल में ही रेडियो प्रिजन का सेट तैयार किया गया, जहां कोई बाहर का आरजे नहीं है, बल्कि एक कैदी और जेल प्रशासन का एक सिपाही यहां पर आरजे की भूमिका निभा रहे हैं। कि रेडियो प्रिजन के माध्यम से पूरी जेल के सभी यार्ड और बैरक ये सबको स्पीकर के माध्यम से कनेक्ट किया गया है और यहाँ जेल के बंदीवान द्वारा और जेल के पुलिसमैन के द्वारा उसका मतलब ऑपरेटिंग किया जाता है। डेली उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मॉर्निंग में आरती से शुरुआत होती है और उसके बाद न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, वो बंदीवान के द्वारा सबको सुनाई जाती है ताकि पूरी जेल में सबको बाहर के न्यूज़ से वो अवगत हो सके। उसके बाद में म्यूज़िक, रिलीजियस सॉन्ग्स, ऐसे लाइट मतलब पॉजिटिव के एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग म्यूजिक वगैरह बजाते हैं। यहाँ कैदियों को अलग अलग समय पर नए और पुरानी फिल्मों के गीत सुनाकर भी उनका मनोरंजन किया जाता है। यही नहीं, अगर किसी कैदी की ओर से कोई गाने की फरमाइश की जाती है तो उसकी फरमाइश के आधार पर भी गाना चलाया जाता है। ये सुबह 7 बजे यहाँ से आरती से शुरुआत होती है। यहाँ पे सब देखना मेरा काम है। यहाँ पे कोई ऐसा सॉन्ग नहीं बजना चाहिए कि जो कैदी है उसको कोई ठेस पहुंचे या उसकी मनोभावना दुख है। और यहाँ पे सबको मनोरंजन देना मेरा काम है। यहाँ ये सब नए कैदी आते हैं, वो अपने केस के लिए वो नए आते तो टेंशन में जरा अपने डिप्रेशन में रहते। तो मेरा काम है कि नए सॉन्ग सुना के उसकी फरमाइश बजा के लोगों को एंटरटेनमेंट करना है। अच्छा, तो इसके लिए आपने किस तरह के गीतों का कलेक्शन भी किया? क्योंकि यहाँ से बजाना है तो गीतों का कलेक्शन भी होगा आपके पास। कितने गीतों का कलेक्शन किया है? मेरे पास 2000 से 3000 सॉन्ग है, जो जिसमें 1970 से लेके 2024 तक जितने गाने हैं सभी मेरे पास कलेक्शन है। जाहिर है ये पहल वाकई शानदार है। वैसे भी जेल का मतलब केवल कैदियों को रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना भी होता है, ताकि वो यहाँ से निकलकर अच्छे इंसान बन सकें। संजय सिंह राठौड़, सूरत, गुड न्यूज टुडे। सूरत रेलवे स्टेशन ने आमदनी के मामले में एक रिकॉर्ड बना डाला है। पश्चिमी रेलवे के करीब 200 रेलवे स्टेशंस को पछाड़कर सूरत रेलवे स्टेशन कमाई के मामले में बन गया नंबर 1। पहले ये रिकॉर्ड था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम। सूरत रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। साल 2023-2024 में सूरत रेलवे स्टेशन 835 करोड़ रुपए की आमदनी की है। इतनी कमाई पश्चिम रेलवे के तहत आने वाला कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं कर पाया। सूरत रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सूरत स्टेशन की कोचिंग आय जो है वो 835 करोड़ रुपए रही है। वो मुंबई डिवीजन में सर्वाधिक है। सूरत स्टेशन पर 1 लाख यात्री जो है प्रतिदिन आवागमन करते हैं तथा यह A1 श्रेणी का स्टेशन है। सूरत गुजरात का औद्योगिक शहर है। ये टेक्सटाइल और डायमंड के कारोबार का हब है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग सूरत आते हैं। इस स्टेशन पर रोजाना 200 ट्रेनें चलती हैं और हर दिन करीब 2 लाख यात्री आवाजाही करते हैं। पूरे वेस्टर्न रेलवे में सूरत रेलवे स्टेशन ने 835 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ 2023-2024 में। इसका सबसे बड़ा वो बात है कि जैसे 200 से ज़्यादा ट्रेनों सूरत से जा रही है और आ रही है। पूरे देश में यहाँ के लोग बसते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, यहाँ लोग 160 करोड़ से ज़्यादा लोग सूरत से रेलवे स्टेशन से आवाजाही करते हैं और इसके कारण इसका रेवेन्यू बढ़ा है। साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ हैं, माल गाड़ियाँ, वो सबसे ज़्यादा चली है।
पश्चिम रेलवे में करीब 200 रेलवे स्टेशन आते हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों को पछाड़कर सूरत रेलवे स्टेशन आमदनी के मामले में नंबर 1 बना है। इससे पहले ये खिताब पश्चिम रेलवे के तहत आने वाले मुंबई सेंट्रल रेलवे के पास था। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। पन्ना में एक बार फिर से एक किसान की किस्मत चमकी है। उसे हीरा खदान में खुदाई के दौरान एक चमचमाता बेशकीमती हीरा मिला है। इस नायाब हीरे की कीमत बताई जा रही है 80 लाख रुपए। ये चमचमाता हीरा जो आप देख रहे हैं, इसने पन्ना के एक किसान की किस्मत एक बार फिर चमका दी है। किसान दिलीप मिस्त्री व उनके 3 अन्य साथियों को आज फिर 16 कैरेट 10 सेंट का जेम क्वालिटी का चमचमाता हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। किसान के मुताबिक पहले भी उन्हें इस खदान से हीरे मिल चुके हैं। पहले भी 2-3 हीरे मिले हैं, तो हमारे अलग अलग पार्टनर के नाम से जमा हुआ है। आज ये हमारे नाम से जमा हो रहा है। ये 16.10 कैरेट का है। किसान व उसके पार्टनरों ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। हीरा पार्की के मुताबिक ये जेम क्वालिटी का हीरा है, जिसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है। इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा और 11.50% रॉयल्टी काट कर बाकी पैसा किसानों को दे दिया जाएगा। खलान क्षेत्र जरूगापुर से हीरा प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 16 कैरेट 10 सेंट है। हीरा प्राप्त दिलीप कुमार मिस्त्री को हुआ है, जो करीबन 2020 के बाद से कोरोना के पीरियड के बाद से हीरे का काम कर रहे थे। ये 4 पार्टनर हैं, पूर्व में भी इनके पार्टनर को हीरा प्राप्त हुआ है, जो कार्यालय में जमा है। आगे क्या किया जाएगा? आगे आने वाली नीलामी में इनको रखा जाएगा। एमपी के पन्ना में दिलीप मिस्त्री को हीरा मिलना कोई नई बात नहीं। दरअसल पन्ना को देश और दुनिया में उच्च क्वालिटी के हीरे के लिए जाना जाता है। यहाँ रातों रात लोगों की किस्मत चमक उठती है और यहाँ की धरा किसी को भी रंग से राजा बना देती है। डीके शर्मा, पन्ना, गुड न्यूज टुडे। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।